हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू लॉ पॉइंट चैनल। बच्चों, आज हम लोग फिर से एक बार अपने क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, है ना। कल हमने लगभग 20 तक कंप्लीट कर लिए थे, है ना। आज हम लोग और तेज़ करना शुरू करेंगे ताकि मैक्सिमम जल्दी से इसको कवर किया जा सके। ठीक, तो चलिए, हमने कल 20वां क्वेश्चन कर लिया था। आज 21 क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी बड़ा सवाल है, आपके जियोग्राफी से पूछा हुआ है। तो जियोग्राफी में आपसे पूछा हुआ है कि कह रहा है कि 21 नंबर का सवाल क्या कह रहा है। 21 नंबर का सवाल ये कह रहा है कि इसमें कथन है, कथन कह रहा है कि अभिकथन क्या है कि विषुवतरेखीय प्रदेश में अपेक्षाकृत कम लवणता होती है। जो विषुवतरेखीय प्रदेश होते हैं, जो मध्य, आपने भूमध्य रेखा पढ़ा हुआ है, आपने ग्लोब तो देखा होगा, ग्लोब में एक भूमध्य रेखा होती है ना, ये वाली। तो कह रहे यही है विषुवतरेखीय क्षेत्र। ठीक, कह रहे हैं कि विषुवतरेखीय प्रदेश में अपेक्षाकृत लवणता कम होती है। और कारण ये बता रहा है कि विषुवतरेखीय प्रदेश में घने बादल निर्माण के कारण वाष्पीकरण कम होता है। कह रहे हैं कि बादल बहुत ज़्यादा होता है, काले काले बादल होते हैं, इसलिए वाष्पीकरण नहीं हो पाता। ये बात सही है क्या? आप इसको महसूस किए हैं कि जब बादल घना होता है तो वाष्पीकरण नहीं हो पाता, या फिर आपने पढ़ा है इसको? तो इसमें बच्चा जब भी आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल ये बात दोनों ही सही हैं, इसीलिए इस ऑप्शन में 21 में 1 सही था। ऐसा होता है, वहाँ लवणता कम होती है और बादल ज़्यादा घिरे रहते हैं वहाँ पे, इसलिए वाष्पीकरण नहीं हो पाता। वाष्पीकरण क्या होता है? पानी को वाष्प के रूप में, जैसे तालाब में पानी होते हैं, धूप लगती है तो वाष्प बन के उड़ जाते हैं, आसमान में चले जाते हैं, फिर वही बारिश होती है। तो ये बात समझ। फिर बच्चा आपसे फिर से एक रीजनिंग वाला सवाल पूछा हुआ है, बड़ा अच्छा सवाल पूछा हुआ है। कौन सा है भाई? ये तो हो गया 21 नंबर। 22 नंबर का सवाल पूछा है। ठीक, 22 नंबर में क्या कह रहा है कि शिक्षक हैं, लेखक हैं, संगीतकार हैं, तीन ही लोग हैं जो किसी न किसी तरीके से संबंधित हैं। प्रत्येक मामले में संबंध नीचे दिए गए हैं। चारों विकल्प में से एक दर्शाया गया है, वह विकल्प जो आपके उत्तर के में संबंध को सबसे अच्छी तरह बताता है। ये बच्चा आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये आपकी रीजनिंग, आपने ऐसे रीजनिंग के कई सवाल लगाए होंगे, तो बस उसी रीजनिंग से ये रीजनिंग आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक, तो इसमें ऑप्शन 3 सही है। अब इसमें हम जाते नहीं, इसमें कैसे करना है। ठीक, कुछ बात है नहीं, बस आप जब इसको PDF मिल जाएगी, पढ़ेंगे तो आपको बातें समझ में आने लगेंगी। अच्छा, ऑप्शन 3 लिखा है A, B और C में एक दूसरे के कुछ हिस्से शामिल हैं, कुछ गुण होगा। जैसे जो लेखक होगा वह संगीत भी करता होगा थोड़ा बहुत, जो शिक्षक होगा थोड़ा बहुत लिखता भी होगा, शिक्षक के साथ साथ लेखक भी होगा। तो इस तरीके से थोड़े थोड़े गुण सबके मिलते होंगे। फिर भाई एक बड़ा ही फेमस रीजनिंग का है बॉक्स वाले, इसमें स्टैंडर्डाइज होती है। ठीक बात, जैसे ये सवाल आप देख पा रहे हैं क्या? तो ये बॉक्स वाले, इसमें अपोजिट साइड हमेशा पूछा जाता है ना, ऐसे ऐसे बॉक्स दिया रहेगा, है ना, ऐसे बॉक्स दिए रहते हैं, इसमें अपोजिट साइड हमेशा पूछते रहते हैं। ये सवाल बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। आप बस कोई बुक लिए होंगे तो वहाँ बहुत अच्छा एक रीजनिंग, बड़ा ही अच्छा सवाल है, इससे बार बार सवाल आते रहते हैं। तो ये ऑप्शन इसमें 23 वाले सवाल में ऑप्शन 2 सही है। 23 वाले सवाल में ऑप्शन 2 है, आप इसको कर लीजिएगा। ठीक बात है, करवाने में बड़ा समय लग जा रहा है। ठीक बात है। बाकी आपको दिक्कत होगी तो मैं हूँ। फिर ये जो पूछा हुआ सवाल बच्चा, ये आपके करंट से आया हुआ है। पूछा क्या? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्थित है, जिसमें है विशाखापट्टनम, पुणे, बेंगलुरु, देहरादून। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्थित है। तो ये सवाल आपका कौन सा था? अच्छा, 24वां। तो 24वें सवाल में आपका 1 सही है। ठीक बात है। अच्छा, अब ये सवाल फिर नहीं आएगा, लेकिन इसी तरीके से अगर करंट में कुछ हो तो आप उसको पढ़ रखेंगे। फिर भाई एक सवाल आया है कि आपके वर्क एंड टाइम से, ठीक, इसमें ये लिखा है कि राम और इकबाल दो काम करने वाले लोग हैं, लेकिन राम जो है इकबाल से अधिक कुशल है। कुशल करने मतलब इफ़िशियंट है, तेज काम करता है। एक साथ काम करते हुए उस काम को पूरा करने में कितने समय लेंगे जिसे राम अकेला 23 दिन में कर सकता है। कह रहे हैं कि राम जो होता है 30% मोर एफिशिएंट। बच्चा आप एक बात और भी देखिए, एनटीए हमेशा बहुत सारे मिस्टेक किए रहते हैं सवाल में, हिंदी में कुछ लिखेगा, इंग्लिश में कुछ लिखेगा, तो आपको दोनों पढ़ लेने हैं ना, नहीं तो बाकी बाद में एनटीए कहता है कि भाई मैं दोषी नहीं हूँ। ठीक, तो इसलिए आप हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ लेंगे। तो अगर जहाँ नहीं समझ में आ रहा, कभी भी एग्जामिनेशन में ज़्यादा समय देना ही नहीं है। आप अगर उसको पढ़ लिए, अगर नहीं समझ में आए 1 मिनट में, तो आप उसे छोड़ के आगे बढ़ जाइए।
ठीक, कभी भी समय मत दीजिएगा, ये गलती कभी नहीं करनी। आपको भले ही 50-60 क्वेश्चन नहीं आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप पहले जो आ रहे हैं, जो आपको 100 आ रहे हैं उसको कर लीजिए, फिर 50 में आ जाइएगा। ठीक, कभी घबराने वाली बात नहीं, आप पहले पूरे सवाल पढ़ लीजिए, पूरे कर लीजिए। भले ही आपको 70-80 ही आ रहे हैं तो 70-80 करिए, आधे गलत कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आधे गलत मत करिए, आधे छोड़ दीजिए, बाद में उनको फिर से करिए। ये स्ट्रेटजी अब अपने आप को ये पेशेंस दिलाए रहेंगे। ये नहीं कि आपने लगातार आपके 5 गलत हो गए तो आप कह रहे 5 आ ही नहीं रहे हैं तो आप नहीं, छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, 5 नहीं आगे देखते हैं, फिर 5 नहीं आ रहे हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो प्रेशर है इसको झेलना सीखेंगे तो बेहतर आप कर पाएंगे। फिलहाल तो इसमें ऑप्शन 3 सही है भाई, इसको लगा लेना भाई, इसमें कुछ जान वाली बात नहीं है। लेकिन आप मैं बार बार यही समझता हूँ, जो बच्चे बिल्कुल मैथ्स कभी नहीं पढ़ा है, जिनको कैलकुलेशन की भी कुछ पता नहीं होती, उनके लिए दिक्कत है, उनके लिए भाई दिक्कत है। मैं ये बड़े ये कहीं साफ साफ कहूँ या ओपनली कह रहा हूँ कि उनके लिए दिक्कत है, BHU में निकलना उनके लिए दिक्कत है, क्योंकि उनको कैलकुलेशन नहीं आता है। उसको सीखेंगे तो कर पाएंगे, अदरवाइज़ आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है लॉ करने के। मैथ्स से तो लॉ होता नहीं, मैथ्स मैं भी बहुत जानता हूँ, लेकिन उससे लॉ का कोई लेना देना नहीं। मैथ्स सिर्फ आपके एंट्रेंस तक है, उसके बाद आपको लॉ ही पढ़ना है फिलहाल। तो भाई फिर अगला सवाल ट्रेन का है। अब ये बहुत बड़े सवाल नहीं है, सब छोटे छोटे सवाल पूछा है कि भाई एक निश्चित ट्रेन है, एक निश्चित गति से चल रही एक ट्रेन एक सिंगल पोस्ट को पार करने में 30 सेकंड लेती। मतलब एक ट्रेन थी, कितना 20 सेकंड ले रही, 20 सेकंड ले रही किसी सिग्नल को, वैसे एक स्टेशन को पार करने में। फिर पूछ रहा है कि एक तालाब पड़ता है, एक सेतु पड़ती जिसको पार करने में 50 सेकंड लेती। भाई देखो, उसने 20 सेकंड उसको पार करने में लिया, इसको 50 सेकंड पार करने में लिया। तो पूछ रहा है कि भाई बहुत लॉजिक सा आप लगाएंगे तब भी बहुत है ना, कि जो इस सवाल को किया भी नहीं होगा वो भी कर लेगा, ऐसे सवाल नहीं है। कह रहा है कि सेकंड में 50 सेकंड में पार कर लेती। तो पुल की लंबाई के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो अब स्टेटमेंट दिया, कह रहा है कि ट्रेन का जो लंबाई है वो 1.5 गुना है, ट्रेन की लंबाई 2.5 गुना है, ट्रेन की लंबाई 30 मीटर है। निर्धारित नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते भाई, वो 20 सेकंड में पार कर रहा है, ये 50 सेकंड में पार कर रहा है, तो बताओ 20 दूना 40 मतलब 1.5 गुना। ठीक, तो ट्रेन की 1.5 गुना, ठीक बात है। तो कितना होगी ट्रेन की लंबाई, 1.5 गुना। कॉन्सेप्ट सॉल्व हो गया। लेकिन अगर आपने इसे ट्रेन वाले क्वेश्चन किए होंगे तो बिल्कुल आप इसको बहुत धड़ल्ले से चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज आप अपना लॉजिक भी लगा सकते हैं। ठीक बात है। तो ये सवाल हो गया भाई, 26 हो गया। तो अब 27वां सवाल क्या है भाई। 27वें सवाल में फिर से आपका मैथ्स का सवाल है। तो ये थोड़ा बड़ा सवाल है, ये घातांक और करनी से आया हुआ सवाल है, थोड़ा बड़ा है। ठीक बात है, लेकिन इसमें आप अगर कॉन्सेप्ट जानते होंगे तो आप इसको कर ले जाएंगे। ठीक बात है, इसको भी आप कर लीजिएगा। 28वां क्वेश्चन पढ़ें। ठीक बात है, 28वां क्वेश्चन पढ़ें, क्योंकि मैंने भी इसको सॉल्व नहीं किया। मैं सोच रहा था कि मैथ वाले क्वेश्चंस आपको जो मैं बता दूंगा कितना है आप उसको करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, कम क्वेश्चन हो रहे हैं, वीडियो बहुत लंबी। कह रहा है कि अब ये सवाल एनडीए ने वैसे कहीं से कॉपी पेस्ट किया है। वो कह रहा है कि लोकसभा के किस संसदीय क्षेत्र में वोटरों की संख्या सर्वाधिक है। अब बताओ कौन बता पाएगा। जैसे 4 नाम दे दिए, लिखा है मलजरिस, लक्षद्वीप, तिरुवनंतपुरम, वाराणसी। अब कौन इसको याद करता है। तो ऐसे सवालों को छोड़ देना बेहतर हो। हालांकि जो इसका सही जवाब है वो 1 सही है। ठीक बात है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसको आप पढ़ना, ये आपके करंट में दिया होगा तो उस समय दिया होगा इसलिए उसने पूछा होगा। ठीक बात है। तो करंट से सवाल आपको इस तरीके से मिल जाएंगे। ठीक बात है। अगला सवाल आपका क्या है भाई। अगला सवाल बात करें तो अगला सवाल फिर से छोटा क्वेश्चन मैथ्स का ही है। ठीक है, 29 नंबर का मैथ्स का क्वेश्चन पूछा। अब वो नाव और धारा से सवाल आए हुए हैं। देखो, वर्क टाइम, नाव, धारा, ट्रेन, ये सब सिर्फ नाम अलग है, बाकी कॉन्सेप्ट सब एक लगता है, सब में कॉन्सेप्ट एक लगता है, बस इनके नाम अलग हैं। कह रहा है कि देखो, पहला है कि ऑप्शन दे रखा हुआ है। कथन क्या कह रहा है कि यदि अनुप्रवाह की गति x किमी प्रति घंटा हो और प्रतिकूल गति y किमी प्रति घंटा हो तो धारा की दर क्या होती है। तो भाई जब हम लोग, आपने पढ़ा होगा, छोटा सा सवाल है, छोटा सा ऐसे लिखते हैं x - y/2। ठीक, जब प्रतिकूल होता है, प्रतिकूल मतलब जब विपरीत धाराएं होती हैं, जब अनुकूल होता है तो x + y/2, ये सब चालें होती हैं। ठीक, ये आप शुरुआत में छोटे से फार्मूले हैं जो किसमें लगते हैं भाई, नाव और धारा वाले क्वेश्चंस में, छोटा सा। तो यही कॉन्सेप्ट पूछ रखा है। और दूसरा सवाल पूछा है, ये कथन तो भाई पहला गलत दे रखा है,
ठीक, दूसरा क्या कह रहा है कि शांत नाव में जल की गति 18 किमी प्रति घंटा है, तो शांत जल में उसकी गति 5 मीटर प्रति सेकंड के समान है। अब इसमें बहुत सारे कथन दिए हुए हैं, तो इसमें बच्चा सॉल्व कैसे करते हैं, ज़रा देखो। दूसरा कह रहा है कि 18 किमी प्रति घंटा, ठीक है, तो इसको हम लोग क्यों नहीं मीटर में बदल लें, ज़रा बदलो इसको। 18 गुणे 1000, देखो ये किमी है ना, तो मीटर में बदलो। एक किमी में तो 1000 मीटर होते हैं, सभी को पता है। हाँ, और नीचे क्या होगा, घंटा 60 गुणे 60, ठीक। घंटे से हम लोग सेकंड में बदल रहे हैं ना, ठीक, मीटर पर सेकंड में, तो सेकंड में 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इसको काट लो भाई, 1 जीरो यहाँ से कट गया, 1 जीरो यहाँ से कट गया, और ये 36 18 कट गया, ऊपर 30/6 हो गए, और 6 25 30, तो 5 मीटर प्रति सेकंड। यही दूसरा कथन दे रखा है, तो इसमें पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सही है, इस वजह से इसका ऑप्शन 4 सही है। ठीक बात है। 29 भी हो गया भाई हमारा। 30 भी बड़ा छोटा सवाल था, 30 भी छोटा सवाल है। इसमें स्टॉक के विषय में पूछा है, कुछ बात है नहीं, तो इसमें ऑप्शन 3 सही है। ठीक, अच्छा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके जनसंख्या से है, ये भी आपका जीएस का सवाल है, बार बार ऐसे सवाल आते रहते हैं। ठीक, ज़रा देखो, जनसंख्या घनत्व पूछा, उसको ऑर्डर में लगाना पूछा, बताओ भाई ऑर्डर में लगाओ। तो इसमें आप अगर जनसंख्या के दृष्टि से देखेंगे तो देखो कोटिंग की हुई ABCD ऐसे करके। ठीक, सवाल जो आपका 31वां सवाल है, तो 31वें सवाल में आप अगर जनसंख्या घनत्व में लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले बंगाल होता है, बिहार है, केरल है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है। तो अगर हम लोग पूरा मिला के देखें तो दिल्ली है, पांडिचेरी है, तो ऊपर से शुरू होते हैं। जनसंख्या घनत्व का क्या मतलब होता है भाई, जैसे कि इतनी एरिया में कितने लोग रहते हैं, आप सभी को पता दिल्ली में बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक, दिल्ली में लगभग इस समय 12,000 लोग रहते हैं उसी एक छोटे से एरिया में। वही अपने उत्तर प्रदेश में कितने रहते हैं, 800 लोग रहते हैं, वहाँ 12,000, यहाँ 800। देख रहे कितनी ठसाठस बड़ी, तो मतलब डेंसिटी इसको बोलते हैं, कितना ठूसा ठूस है। इसीलिए आप जब भी इलाहाबाद जाएंगे, बनारस आएंगे, आप दिल्ली जाएंगे, तो वहाँ पूरा हुजूम रहता है बच्चों का। तो ये जनसंख्या डेंसिटी का ही कमाल है, या वहाँ काम करने वाले लोग भी बहुत सारा है, दिल्ली तो दिल्ली है। तो इसमें ऑप्शन 3 सही है भाई, ऑप्शन 3 है। ये सवाल कई बार पूछा गया इससे पहले एग्जामिनेशन में। फिर अगला सवाल आपकी फिर जीएस से सवाल है, 32 नंबर का। पूछ रहा है कि भाई कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी जो हस्तांतरण किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, एक बड़ी विफलता थी उस समय, आपने इतिहास तो पढ़ा होगा। और राजधानी के हस्तांतरण से दिल्ली के लोगों को बहुत परेशानी हुई थी। ये बच्चा दोनों बातें सही हैं। मोहम्मद बिन तुगलक एक राजा था भाई, आप सभी को पता होगा, मुझे आशा है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, और बहुत बेकार राजा था। ठीक बात है। फिलहाल तो ऑप्शन बच्चा इसमें 1 सही है। मुझे आशा है कि आप सभी लोग इसको जानते होंगे, दिल्ली से दौलताबाद, बहुत बार ये स्टेटमेंट दिया गया। अच्छा, फिर आपसे सवाल पूछा है भाई आपका कॉन्स्टिट्यूशन का आपका रिट से क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि क्यू वारंटो का मतलब क्या समझते हैं आप। क्यू वारंटो पढ़ा है आपने, सारी रिटें पढ़ी हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यू वारंटो, सर्सियोरी, प्रोहिबिशन, ये सब पढ़ा है पांचों। तो इसमें पूछा है कि पृच्छा समादेश को क्या मतलब समझते हैं, तो आप इसको सभी लोग जानते होंगे। पूछता है कि शोमिंग द अथॉरिटी, बताओ भाई अथॉरिटी क्या है तुम्हारी। ठीक, यही सवाल पूछता है जज। ठीक, तो इसमें भाई ऑप्शन दूसरा सही है कि शोविंग द अथॉरिटी, भाई कि आपकी अथॉरिटी क्या है, इसका मतलब होता है क्यू वारंटो का। अच्छा, अगला सवाल हम लोग 34 देखें तो ये क्या पूछा हुआ है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अनावृत बीजी है। ठीक, ये आपके हम लोग प्लांट कहें ना, प्लांट बायोलॉजी से कहें, जिसको हम लोग बॉटनी कहते हैं, जूलॉजी बॉटनी दो होती, तो बॉटनी वाले से सवाल है ना। तो साइकस इसमें ऑप्शन सही है भाई, ऑप्शन चौथा सही है, ये अनावृत बीजी है। अच्छा, फिर से आपसे वो सवाल आया आईपीसी से। आईपीसी में पूछ रहा है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपराध कारित करने के लिए सहमत होते हैं तो उन्हें क्या नाम दिया जाता है। जैसे ऑप्शन में लिखा है कि उनको प्रयास बोलते हैं, या दुष्प्रेरण बोलते हैं, आपराधिक षड्यंत्र बोलते हैं, या फिर छल बोलते हैं। इंग्लिश में लिखा है अटेम्प्ट, अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, या फिर चीटिंग। तो मुझे सभी को पता है कि कॉन्स्पिरेसी इसको बोलते हैं, सभी लोग इसको सही बता पाएंगे। ये 35 में 3, तो कॉन्स्पिरेसी इसको बोलते हैं। ठीक बात है, आपराधिक षड्यंत्र बोलते हैं,
सभी लोग समझ गए। बाकी इसमें कॉमन इंटेंशन भी होता, अगर ऑप्शन में होता तो वो होता, क्योंकि वो नहीं दिया है तो ये षड्यंत्र में भी लोग होते हैं। वैसे आप जनरली भी इसको कर ले, जो बच्चे नहीं पढ़े तब भी जानते षड्यंत्र, आपने सुना है कि षड्यंत्र कर रहा है ना, कुछ ना कुछ रच रहा है, तो वो भी आप समझ जाएंगे। लेकिन और ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि आपने लॉ नहीं पढ़ा। फिर अगला बहुत ही फेमस फैक्ट है जो जियोलॉजी का है ना, सॉरी जियोग्राफी का है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। कह रहा है कि बिग बैंग थ्योरी, ठीक, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये अब देखिए, ओरिजिन ऑफ प्लांट से है, ओरिजिन ऑफ एलिमेंट से है, ओरिजिन ऑफ ह्यूमन से है, या फिर ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से। तो ये बहुत अच्छा फैक्ट है, ये ओरिजिन ऑफ ब्रह्मांड, यूनिवर्स, ठीक। अच्छा, हम ऑप्शन चौथा सही है भाई, यूनिवर्स का है ना, यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई उससे संबंधित ये थ्योरी है, ठीक बात है। आ जाओ भाई 37 नंबर वाले सवाल पे चलते हैं। 37 नंबर फिर से आपसे मैथ का छोटा सा सवाल पूछा हुआ है, मतलब बड़ा ही समझ लीजिए। आप लोग कहते हैं कि सर आप बार बार छोटा कहते हैं, हालांकि इस सवाल में उन्होंने स्पष्ट नहीं रखा था, फिर भी जो सवाल का ऑप्शन है वो ऑप्शन ए आ रहा है। अगर आप सही से रीजनेबली ठीक ठीक सॉल्व कर पा रहे हैं, उसमें कह रहा है कि भाई एक व्यापारी है जिसके पास 1000 केजी चीनी है, जिसे वह कुछ 8% पर कुछ मात्रा में 1000 किलो है तो कुछ चीनी को 8% लाभ पे बेचता है, कुछ मात्रा को 16% बेचता है। तो अगर जब वो एग्रीगेट मिलाता है, पूरा मिला के देखता है, तो उसको टोटल मिला के 16% लाभ हुए। तो सवाल ये कह रहा है कि भाई ठीक है बताओ 18% पे वो बेचे तो कितना, अगर मान लो वो 18% पे बेचे तो कितना अमाउंट बेचेगा, ताकि बाद में उसको 16% फ़ायदा हो। तो ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन इसकी मीनिंग ये निकल के आ रही है, ठीक। ऐसे सवाल अगर आपको नहीं समझ में आते छोड़ दीजिएगा। तो इसमें सॉल्व करने के बाद भाई कितना आ रहा है, 1 ऑप्शन इसका सही है, इसमें कुछ है नहीं। अगर आप देखें 1000 भाई 1000 केजी है, तो कह रहा है कि पहले 8% पे कुछ बेचता है, बाद में 16% पे बेचता है। कह रहे बताओ 18% बेचे, तो देखो भाई 16% हमारा एग्रीगेट लॉग हो रहा है, ठीक। तो बताओ 1000 का 16% कितना होगा? अगर आप शायद निकालना जानते हो, थोड़ी बहुत ट्रिक जानते हो, तो अगर पीछे से आप एक स्थान पे दशमलव लगाते हैं ना भाई, तो 10% का वैल्यू निकल आता है। तो 10% 100 है, तो 16 आप एक दशमलव यहाँ लगा देंगे तो ये 1% की वैल्यू आ जाती है। तो 1% 10 हो गया, ठीक। तो यहाँ देखो 10% 100 और 1% 10, तो 10×6 60, मतलब 160, इतना लाभ हो रहा है हमें 16%। अब इसी में 18% निकालना हो तो इसमें ऑप्शन दे रखा है कितनी क्वांटिटी पे बेचा जाए। तो 800 अगर आप निकाल लें, 800 पे 18%, तो यहाँ देखो 18% कितना हो जाएगा भाई, 80 तो हो ही रहा है। बाकी कितना हो रहा है, बाकी कितना हो रहा है 8%, 8 8 64, तो 64, ये 4, 8 से 14, 144, तो बाकी 200 पे देख लो, 200 पे 8% करके देख लो, तो ये कितना हो गया भाई 2 8 16, ठीक बात है। चलो 2 8 16, तो ये 10, ये 6 और ये देखो बराबर हो गए 160 160, तो मतलब 800 वाला बात सही होगा, जो वही है, ठीक बात है। ये बच्चा आप मैंने तेज़ लगा दिया हो, शायद आपको समझ नहीं आया हो, लेकिन आप इस तरीके से करेंगे। तो भाई 37 नंबर का सवाल हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। अगला सवाल क्या कह रहे हैं, अगला सवाल आपके संविधान से, बड़ा अच्छा सवाल पूछा हुआ है। पहले ही सवाल आपसे पूछा हुआ है, नेचर से सवाल आया हुआ है। कह रहे हैं कि भाई संविधान के संघात्मक जो संघात्मक नेचर है ना, फेडरल नेचर है, को संसद द्वारा बदल कर विधान पास किया गया, इसे न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई। कह रहे हैं कि संविधान की मूल संरचना को संशोधित नहीं किया जा सकता। ये भाई इसका सिद्धांत था और ये एक तथ्य थे। तो इसमें अब सवाल पूछा है, ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। संघात्मक संरचना संविधान की मूल संरचना है और इसे संशोधित नहीं किया जा सकता। इसलिए जो ये बड़ा सा सवाल है भाई, बड़ा सा असेसन है, कुछ नहीं, फिर लंबा छापा हुआ, तो आपका 38 नंबर का सवाल भाई, उसमें ऑप्शन ए सही। अगर आप बच्चे, मैं कह रहा हूँ कि आपने नेचर, फीचर्स, प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी या शुरुआत की जो यूनियन का कॉन्सेप्ट या सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट अगर आपने डिटेल में पढ़ा है तो बहुत बड़ा सवाल बना दें, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ वही देखेंगे। आप ऑप्शन, एक बात ध्यान रखना, जो सवाल आपको डायरेक्ट आ रहे हैं सारे ऑप्शन कभी मत पढ़िएगा। जैसे आपको पता है भाई ये फेडरल जो होता है वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, आपको पता है बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं हो सकता, तो तुरंत बाकी कोई सवाल ऑप्शन पढ़ना ही नहीं, समय बचाना, आप उसको टिक मारी चलते बनिए, ठीक। तो ये आपका 38 सही हो गया। है सवाल पूरा 1 पेज का, लेकिन दम कुछ नहीं है।
अगर आपने पढ़ रखा है। फिर देखो भाई, फिर सवाल बहुत बड़ा दे रखा है रीजन। बाकी अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ठीक से पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट पूछा सवाल है क्या कह रहा है, लीगल रीजन, नाम बड़ा है काम छोटा है। जरा कह रहा है कि ए अपने कमरे में अकेला बैठा था, ठीक बात है, उसने बुदबुदाया। बुदबुदाते हैं कुछ बच्चे, आप भी बुदबुदाते होंगे, कई बार पेरेंट्स से आप गुस्सा होते हैं तो आप बुदबुदाने लगते हैं कि हमको ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा है, ठीक है। फिलहाल तो वो बुदबुदाया, कह रहा था कि मैं अपना घर 50 लाख में बेच दूंगा। तो बी ने यह बात चुपके से सुन ली और 50 लाख उसको ला के दे दिया, कहा कि भाई मकान दो मुझे। ए ने बेचने से मना कर दिया, बी ने संविदा का अनुपालन के लिए अब वाद ला दिया। कोर्ट गया, कोर्ट ने अब कोर्ट में अब एक सिद्धांत इसमें लिखा है। सिद्धांत क्या लिखा, पढ़ें सुनो। प्रस्ताव जब स्वीकृत किया जाता है तब यह वचन हो जाता है और प्रतिफल द्वारा समर्थित होने पर वचन करार हो जाता है। आप सभी जानते हैं, पहले प्रस्ताव होता है, ऑफ़र होता है, फिर एक्सेप्ट होता है। जब एक्सेप्ट होता है तो प्रॉमिस बन जाता है, और जैसे ही प्रॉमिस बनता है और उसमें कुछ प्रतिफल जोड़ दें, कंसिडरेशन जोड़ देते हैं, तो वो सीधे करार बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है। यह बात आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ रखी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने यूट्यूब वगैरह पे वीडियोज़ को देखी होगी, या कुछ ना कुछ चैनल आप फॉलो करते होंगे जहाँ से ये कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से सीखा होगा। तो भाई इसमें क्या है पूछ रहा है, बताओ आप सभी लोग समझ गए। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ कह रहा है कि बी सफल नहीं होगा क्योंकि ए ने बी की स्वीकृति की रजामंदी नहीं संसूचित की थी, ठीक बात है। बी सफल होगा, कह रहा नहीं बी खरीद लेगा उसका मकान। फिर कह रहा बी नहीं सफल नहीं होगा। तो इस तरीके के ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक। अगर आप इसको जब पढ़ रहे हैं तो ऑप्शन 1 सही है, ठीक बात है। 39 में ऑप्शन 1 सही। बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इसमें कुछ ऐसे बहुत खास बात नहीं है अगर आपने कॉन्सेप्ट सही से पढ़ा है, ठीक। तो 39 में 1 सही है, ठीक बात है। आपको समझ में आ गया। चलो भाई, अब 40 में बड़ा खतरनाक सवाल पूछ रखा है। 40 में बड़ा खतरनाक सवाल पूछ रखा है, ज़रा इसको देखते हैं। कह रहा है कि कंप्यूटर की बोर्ड की जो सभी संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। अब ये बात तो भाई लगभग 16,000 के आसपास आता है, मुझे तो इतना डिटेल याद नहीं, फिर भी इसका चौथा आप समझ लीजिए, क्योंकि उसमें दिया नहीं, 16,000 के आसपास कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसलिए ये चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। फिलहाल ये सब सवाल नहीं आएंगे तब भी कोई बात नहीं, ये सब फैक्ट हैं। कंप्यूटर आप पढ़ रहे होंगे, जो मतलब जो भी जीएस वाले पोर्शन होते हैं कंप्यूटर में, अगर आप रोशन रखे होंगे, किरण रखे होंगे, तो वहाँ दिया रहता है। और हालांकि इस बार बीएचओ में कंप्यूटर स्पेशल पूछ रहा है, तो आपको कंप्यूटर थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। लगभग 10 क्वेश्चन तो आने, ठीक है। फिर बच्चा आपका रीजनिंग का सवाल है। रीजनिंग का सवाल है, रीजनिंग में घन और घनाभ एक चैप्टर है। अब घन और घनाभ भी मत पढ़िएगा, मतलब एक सवाल पूछा हुआ है तो उससे कोई आता जाता नहीं। बड़ा सवाल है, फलकों का रंग डिसाइड करना होता है, थोड़ा टफ होता है, ठीक। तो इसको छोड़ सकते हैं, हालांकि आपको पीडीएफ में मिलेगी, आप थोड़ा सा इस पर काम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे लगाना ही है तो काम कर लीजिए। अच्छा, 42वें पे आते हैं भाई, 42 पे आते हैं। ईएमएसपी के विषय में पूछा हुआ है। ईएमएसपी उस समय चर्चा में थी, आपको पता है। तो इसका क्या मतलब होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यही जानते थे आप लोग, सभी लोग जानते हैं ना। एमएसपी किसान बिल में यही था कि हालांकि 3 किसान बिल थे, एक मुद्दा ये भी था एमएसपी की मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इतना तो फसल की कीमत होनी चाहिए। तो इसमें यही डायरेक्ट पूछा हुआ था, ये आपका दूसरा सही है जो आपका करंट का सवाल था। मैं आपसे पहले भी कह रहा हूँ, करंट आप पढ़ते ही रहेंगे, है ना, करंट आप पढ़ते रहेंगे। तो ये आपका 42वां क्वेश्चन भी हो गया। आ जाओ भाई अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल भाई फिर से बड़ा सवाल है, आप पे रीजनिंग पूछा हुआ है, पूरा लंबा लिखा रहता है। कह रहे हैं कि भाई ये भी लॉ से सवाल है। सवाल क्या है, लीगल रीजन के सवाल हैं। कह रहा है कि एक गर्भवती महिला है, जो ए नाम की महिला है, जो रेल यात्रा कर रही थी। ड्राइवर के असावधानी के कारण उसका गर्भपात हो जाता है और भारतीय रेल के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के लिए वो वाद लाती है। आपने टॉर्ट पढ़ा होगा, टॉर्ट से सवाल पूछा हुआ। ये कह रहे हैं कि सिद्धांत देखो, सिद्धांत भी लिखा रहता है, सिद्धांत आप पढ़ के समझ गए, फिर आपको लॉ तो पढ़नी नहीं है। कह रहा है कि दूसरे के प्रति सावधानी बरतने का कर्तव्य अधिरोपित, मतलब आप दूसरे के प्रति जब आप बाइक चलाते हैं तो ऐसे नहीं चलाएंगे किसी को ठोंक देंगे, ठीक। तो ये आपके मन में ज़रूर रहता है कि भाई किसी से एक्सीडेंट ना हो। तो सावधानी बरतने से असफल रहने पर दायित्व का सृजन हो जाता है। अगर आप सावधानी नहीं बरतते हैं, किसी के साथ कुछ हो जाता है, उसके लिए आपको लायबल ठहराया जाता है। इस सवाल का मतलब यही है। तो इसमें क्या सवाल सही, इसका जवाब क्या होगा, तो सुनिए कि ये इसका सही जवाब होगा ए क्षतिपूर्ति का अधिकारी होगा, क्योंकि
भारतीय रेल ने युक्त सावधानी नहीं बरती जिसके कारण यात्री को क्षति हुई। ठीक, तो ये ऑप्शन इसमें कौन सा 3 सही है। ठीक बात है। तो इसमें बहुत डिटेल चर्चा करने से समय बढ़ता है, इसलिए अगर आप इसको पढ़िए, नहीं समझ में आता है कमेंट में आप छोड़ सकते हैं, हम उसको सॉल्व कर लेंगे, वहाँ फिर से एक बार बता देंगे। तो ये 43-3 हो गया। मैंने आपको बताया ही कि आपकी जिम्मेदारी क्या होती है। ठीक बात है। छोटा सा सवाल है, छोटा मतलब आपके लिए हो सकता है बड़ा हो क्योंकि आप पहली बार दे रहे हैं, है ना, लेकिन फिर भी आप इसके नेचर को देखें तो क्या पूछा ही हुआ। पूछा क्या है भाई, प्रिंसिपल ये लिखा है, प्रिंसिपल के हिसाब से सवाल पूछा हुआ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है ज़रा देखते हैं। अगला सवाल भाई क्या है कि 32 से सवाल है, आर्टिकल 32 से सवाल, बड़ा अच्छा सवाल पूछा हुआ है, छोटा सवाल है। कह रहा है कि जो 44 आर्टिकल 32 को क्या बोलते हैं। ठीक, कह रहा है कि आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्फर्म्स, कह रहे हैं कि भारत के संविधान अनुच्छेद 32 को क्या कहते हैं। इसको बोलते हैं सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या धर्म का अधिकार। ठीक, आपने पढ़ा होगा भाई राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी 32, जो सुप्रीम कोर्ट को क्या करती है, एलिजिबल करती है कि भाई आप रेड ज्यूरिडिक्शन जारी करके लोगों का फंडामेंटल राइट दिलवाएं। ठीक, तो भाई इसमें क्या है, ऑप्शन 3 सही है। तो ये बात आपने पढ़ रखी होगी, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। अगला फिर बार भाई आपका मैगजीम पूछा हुआ है, अच्छा मैगजीम पूछा हुआ है। कह रहा है कि सप्रेशियो वेरी सजेस्टियो फॉल्सी मीन्स, ये मैगजीम लिखा हुआ है। इसका मैं आपको शायद बता भी चुका हूँ। इसका मतलब होता है सत्य छिपाना और झूठ इंगित करता है। मतलब अगर आप सत्य छुपाते हैं तो इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं, ये इस मैगजीम का मतलब है। ठीक, किसका, सप्रेशियो वेरी सजेस्टो फॉल्सी का मतलब होता है सत्य छिपाना ही क्या है, ये बताता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक बात है। अच्छा, इसका ऑप्शन इंग्लिश में लिखा है सप्रेशन ऑफ ट्रूथ सजेस्ट द फॉल्स, तो इसमें आप अगर देखें 45 में ये 1 वाला सही है। ठीक बात है। चलो आगे चलें। आगे फिर आपसे मैगजीम पूछा हुआ है, बड़ा अच्छा सवाल है। ठीक बात है। ये 46 नंबर पे। ठीक, कह रहे कि नन कंपोस्ट मेंटिस, ठीक, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट से संबंध रखता है ये मैगजीम। कह रहे हैं कि नन कंपोस्ट मेंटिस का मतलब होता है कि अगर मैं आपसे डायरेक्ट बताऊं इसका मतलब क्या होता है, नॉट ऑफ साउंड माइंड, मतलब स्वस्थ जो दिमाग आदमी नहीं होता उसको बोलते हैं। ठीक, जो पागल आदमी होता है उसको बोलते हैं नन कंपोस्ट मेंटिस। ठीक, मतलब मेंटल रूप से। अगर आप हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जब भी लीगल मैगजीम याद करें कभी भी रटने का कभी भी कोशिश मत करिएगा, बस फोकस करिए। जैसे नन कंपोस्ट मेंटिस, मेंटिस मतलब मेंटल, तो क्या नन से वो मेंटली रूप से ठीक नहीं है। जैसे सप्रेशियो, उसमें लिखा क्या, देखो लिखा सप्रेशियो वेरी, करें सप्रेस करना बहुत ही अपराध है। अगर आप कहीं सप्रेस किसी को दबा के रखते हैं वो भी अपराध है। सजेस्टिव फॉल्स है ना, तो अगर आप सत्य को छुपा लेते हैं तो वो क्या सजेस्ट करता है कि आप फाल्स बता रहे हैं। तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। तो आपने इसको भी कर लिया भाई, 46वें नंबर का सवाल आप कर लिए, चौथा ऑप्शन सही है इसका। फिर 47वें नंबर पर बढ़ते हैं। 47वां नंबर फिर आपका वो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से मैथ का सवाल है। इसमें भी बहुत बड़ा सवाल तो नहीं है, लेकिन आप कहेंगे सर आप बार बार छोटा सवाल कहते हैं, इसको सॉल्व नहीं करेंगे पूरा। कह रहा है कि 20,000 रुपये है, इस पे जो 4 साल में उसको लाभ होता है कुल लगभग 4,000 का होता है। ठीक, तो 4 साल में 4,000 का लाभ होता है सिंपल साधारण ब्याज पे। ठीक, तो कह रहे बताओ कि अगर 4 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट ले लो तो कितना लाभ होगा। तो ज़रा देखो, 4 साल में 4,000 हुआ होगा, तो आप देखो 1 साल में 2,000 हुआ होगा। ठीक, तो 1 साल में 2,000 हुआ होगा, तो देखो ज़रा, अगर यहाँ देखें 10% की वैल्यू 2,000 है, तो अब 5% की वैल्यू कितनी होगी भाई, 1,000 होगी। तो 1 साल में 1,000, 4 साल में 4,000, यही तो फ़ायदा हुआ है। तो मतलब 5% हमें हमारा परसेंट मिल गया, मतलब हमने 5% पर हमको ब्याज मिला था, क्योंकि इसमें लिखा नहीं कितने परसेंट पे ब्याज मिला था। तो हम देख रहे हैं कि 5% पर हमको ब्याज मिला। हम आपको सवाल नहीं समझा रहे हैं, बस बता रहे हैं तरीका कैसे समझाएंगे तो आप ज़्यादा समय होगा। तो फिर आप ये इसी 5% पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए। तो अब कंपाउंड से बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं, इसमें लंबा गैप दिया हुआ है, 4800 दिया है, 4700 दिया है, 4800 दिया है। तो आप इसमें ऑप्शन 2 में 4310 दिया है। ठीक, तो ये इसका 47 का भाई 47 का ऑप्शन 2 सही है। ठीक,
तो मैंने कई बार कहा मैथ्स को आप बहुत दूर तक नहीं सॉल्व, छोटा सॉल्व करेंगे तुरंत आंसर मिल जाएगा, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसमें भी पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर आपका 48वें नंबर का कमेटी से सवाल पूछा हुआ है, ठीक, बड़ा अच्छा सवाल है कि विवेक देवराय समिति का गठन किस क्षेत्र में सुधार का खाका तैयार करने के लिए किया गया था। विवेक देवराय समिति, ठीक बात है, तो भारतीय रेलवे में ये, ठीक, तो भारतीय रेलवे, ठीक, रेलवे से संबंधित है। चलो भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ओबीसी रिजर्वेशन से रिलेटेड है, ठीक बात है, तो ये ओबीसी से रिजर्वेशन से कह रहा है कि लेटेस्ट अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू, तो जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है भाई ओबीसी से रिलेटेड हुआ था, है ना, तो ये आपका करंट है, करंट में ऐसे मुद्दे आते रहते हैं, आपको उसको देख के रखना। फिर आ जाओ 50वां है, फिर सवाल बोला जस्ट टर्टल, जस्ट टर्सी का क्या मतलब होता है भाई, जस्ट टर्सी 50वें नंबर का क्वेश्चन है, जस्ट टर्सी का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है द राइट ऑफ थर्ड पार्टी, तीसरे व्यक्ति का अधिकार, थर्ड पार्टी का अधिकार, तो ये ऑप्शन इसमें बच्चा तीसरा सही है, जस्ट टर्सी, ठीक बात है। तो लगभग हमने 50 कर लिए और समय भी काफ़ी हो चुका है, तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में फिर से हम लोग और सवाल को कंटिन्यू करेंगे। आप ये समझ पा रहे हैं कि सवाल किस किस नेचर से आ रहे हैं, कितने टफ आ रहे हैं, आपको कितना और मेहनत करने की ज़रूरत है, तो मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक बात है। तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे कल और कंटिन्यू करते हैं सवाल की इस सीरीज को। थैंक यू।